नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें समय में पीछे ले जाएगी। हम मध्यकालीन भारत को देखेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम इसे देखेंगे 3 बिल्कुल अलग-अलग विदेशी यात्रियों की नजरों से। सोचिए जरा, किसी भी देश को, किसी भी संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या हम उस जगह की किताबें पढ़कर उसे समझ सकते हैं? या फिर वहाँ की संस्कृति को जीकर, उसे महसूस करके? या क्या हम उसे हमेशा अपने देश के चश्मे से ही देखते हैं? तो हमारे पास 3 ऐसे ही यात्री हैं जो अलग-अलग सदियों में भारत आए। 11वीं सदी में अल-बिरूनी, फिर 14वीं सदी में इब्न बतूता और आखिर में 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर। 600 साल के इस लंबे दौर में इन तीनों ने भारत को देखा, समझा और अपने अनुभव लिखे। और यकीन मानिए, तीनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले यात्री विद्वान अल-बिरूनी के साथ और देखते हैं कि उन्होंने भारत को कैसे देखा। तो ये अल-बिरूनी आखिर थे कौन? देखिए, वो कोई आम टूरिस्ट नहीं थे जो बस घूमने फिरने आए हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उज़्बेकिस्तान से आए एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक स्कॉलर। उनका तो एक मिशन था, और वो मिशन था भारत के ज्ञान के भंडार को समझना, यहाँ के ग्रंथों को पढ़ना और यहाँ की संस्कृति की गहराई तक पहुँचना। और इस मिशन का नतीजा थी उनकी जबरदस्त किताब, किताब उल हिंद, यानी भारत की किताब। ये कोई मामूली ट्रैवल डायरी नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरी, एनालिटिकल किताब थी जिसमें उन्होंने भारत के धर्म, फिलॉसफी, विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज, हर चीज़ का ब्यौरा दिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये सब संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर किया। उनकी किताब का स्ट्रक्चर बहुत ही सिस्टमैटिक है, लगभग एक गणित के फॉर्मूले की तरह। लेकिन ये सब करना उनके लिए आसान नहीं था। अल-बिरूनी ने खुद बताया कि भारत को समझने में उनके सामने 3 बहुत बड़ी दीवारें खड़ी थीं। पहली थी भाषा। संस्कृत को समझना और उसका अनुवाद करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी दीवार थी धर्म। यहाँ के धार्मिक विश्वास और तौर तरीके उनके लिए बिल्कुल नए थे। और तीसरी जो उन्हें महसूस हुई, वो थी यहाँ के लोगों का अलगाव। मतलब उन्हें लगा कि स्थानीय लोग अपने आप में ही मगन रहते हैं। चलिए, अब टाइम मशीन में बैठकर लगभग 300 साल आगे चलते हैं, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे यात्री से जो अल-बिरूनी से बिल्कुल ही अलग थे। अगर अल-बिरूनी एक शांत किताबी विद्वान थे, तो इब्न बतूता एक घुमक्कड़ थे, एक एडवेंचरर। मोरक्को से निकले इब्न बतूता का मानना था कि दुनिया को किताबों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखकर समझा जा सकता है। उन्हें टेक्स्ट से ज्यादा अनुभवों में दिलचस्पी थी। वो जानना चाहते थे कि जिंदगी असल में कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। और उनके इन्हीं अनुभवों का लेखा जोखा है उनकी किताब रहला, जिसका मतलब ही होता है यात्रा। ये किताब एक एडवेंचर स्टोरी की तरह है। इसमें वो हर उस चीज के बारे में लिखते हैं जो उन्हें अनोखी लगी, जो अजीब लगी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और भारत में तो उन्हें ऐसी बहुत सी चीजें मिली। वो यहाँ के नारियल को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे डिस्क्राइब करते हुए लिखा कि इसका छिलका तो बिल्कुल इंसान के सिर जैसा लगता है। पान खाने का रिवाज उन्हें बहुत दिलचस्प लगा। और दिल्ली जैसे बड़े और हलचल भरे शहर, यहाँ की दौलत और मौके देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पता चलता है कि उनकी नज़र कितनी तेज थी। उन्होंने भारत के पोस्टल सिस्टम को इतनी बारीकी से समझाया है जो वाकई कमाल है। उन्होंने बताया कि यहाँ 2 तरह की डाक व्यवस्था थी, एक उलुक जो घोड़ों से चलती थी और दूसरी दावा जिसमें पैदल धावक होते थे। और ये सिस्टम इतना तेज था कि सिंध से दिल्ली तक का सफर जो 50 दिन का होता था, खबर सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। कमाल है ना? अब एक और लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं 17वीं सदी में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे तीसरे और आखिरी यात्री फ्रांसवा बर्नियर से। और इनके साथ भारत की कहानी में एक बिल्कुल नया यूरोपियन नजरिया जुड़ता है। बर्नियर फ्रांस से आए एक डॉक्टर और फिलोसोफर थे जो मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में काम करते थे। अब बर्नियर की एक खास बात थी, वो भारत में जो कुछ भी देखते थे उसकी तुलना फौरन यूरोप, खासकर फ्रांस से करने लगते थे। उनके लिए हर चीज का पैमाना यूरोप था। और उनकी इस तुलना में जो सबसे बड़ी बात उन्हें खटकती थी वो थी जमीन का मालिकाना हक।
देखिए, यूरोप में उस वक्त निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का विचार बहुत मजबूत हो रहा था। बर्नियर ने देखा कि मुगल भारत में सारी जमीन बादशाह की है, लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, और उनके हिसाब से यही भारत की सारी समस्याओं की जड़ थी। उनका मानना था कि जब लोगों के पास अपनी जमीन ही नहीं होगी तो वो उसमें सुधार करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए मेहनत क्यों करेंगे। उनका तर्क सीधा था। वो कहते थे कि ये जो तानाशाही है, जहां सारी जमीन बादशाह की है, इसी वजह से ये खूबसूरत देश पिछड़ रहा है। न तो खेती बेहतर हो रही है और न ही आबादी बढ़ रही है। उनके हिसाब से इस एक चीज ने खेती और समाज दोनों को बर्बाद कर दिया था। तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग समय के 3 अलग-अलग नजरिए हैं, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। चलिए एक बार इन तीनों को साथ रखकर देखते हैं कि हमें क्या तस्वीर मिलती है। तो ये बिल्कुल साफ है। 11वीं सदी के अल-बिरूनी एक स्कॉलर थे। उनका फोकस था ग्रंथों और ज्ञान पर। उनका नजरिया अकादमिक और विश्लेषणात्मक था। फिर आए 14वीं सदी के इब्न बतूता, जो एक एडवेंचरर थे। उनका ध्यान था नए अनुभवों पर, अनोखी चीजों पर। उनका नजरिया जिज्ञासु था। और आखिर में 17वीं सदी के बर्नियर, जो हर चीज की तुलना यूरोप से कर रहे थे। उनका नजरिया आलोचनात्मक और यूरोप केंद्रित था। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? ये जो वृत्तांत हैं, ये जो अकाउंट्स हैं, ये सिर्फ उस समय के भारत की तस्वीरें नहीं हैं। नहीं, ये लिखने वालों के भी आईने हैं। इनमें हमें उन यात्रियों की अपनी संस्कृति, उनके अपने विचार और उनके भारत आने के मकसद की झलक भी मिलती है। मतलब इन किताबों से हम भारत के बारे में तो सीखते ही हैं, पर साथ ही हम उस दौर के उज़्बेकिस्तान, मोरक्को और फ्रांस के बारे में भी बहुत कुछ जान जाते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं या किसी के लिखे हुए को पढ़ते हैं, तो क्या कोई भी नजरिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है? शायद नहीं। हर ऐतिहासिक दस्तावेज एक खिड़की की तरह है, जिससे हम अतीत में झांकते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस खिड़की का फ्रेम कैसा होगा, ये हमेशा देखने वाले पर ही निर्भर करता है।